नमस्कार। इस वीडियो में मैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के संबंध में पहले भी मेरे 2 वीडियो जारी हो चुके हैं, इसलिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के संबंध में बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ। सीधी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के संक्षिप्त परिचय पर मैं अब प्रकाश डालूंगा। जिन जिन भाषाओं को भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत रखा गया है उसी का वर्णन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें पहली भाषा है मराठी। उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पश्चिम में नागपुर के पूर्व में गोवा तक 1 लाख वर्ग मील में फैली हुई इस भाषा के प्राचीनतम रूप को 488 ईस्वी के मंगलवेट्ठे ग्राम के ताम्र लेखों में सुरक्षित पाया गया है। 983 ईस्वी के गोमतेश्वर के शिलालेखों में भी मराठी का प्रयोग मिलता है। फिर भी यदि कहें तो मराठी साहित्य का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से ही स्वीकार किया जा सकता है। इसके आदि कवि विवेक सिंधु के लेखक मुकुंद राय हैं। इस भाषा के प्रमुख साहित्यकारों की यदि बात करें तो संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत रामदास, प्रभाकर राम जोशी और मोरोपंत प्रमुख हैं। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी मराठी का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। गुजराती ईस्वी की 5वीं शताब्दी में भारत में आए गुजरों को भारत के जिस क्षेत्र में त्राण मिला उस क्षेत्र का नाम गुर्जर त्राण से विकसित होकर गुजरात बन गया और उस जाति और उस क्षेत्र की भाषा ही आगे चलकर गुजराती कहलाई। गुर्जर भूमि का समय समय पर विकास होता रहा और इसका वर्तमान स्वरूप 1000 ईस्वी का परवर्ती है। वर्तमान गुजराती का सुस्पष्ट रूप 17वीं शती के मध्य से हमें दिखाई पड़ता है। प्राचीन गुजराती के प्रमुख साहित्यकारों में नरसिंह मेहता, राजशेखर, विनय चंद सूरी, प्रेमानंद और अक्खा हैं। आधुनिक काल के लेखकों में उमाशंकर जोशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इन दोनों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुजराती भाषा की एक अपनी लिपि है जो कि देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है। यदि गुजराती की बोलियों की बात करें तो इसमें काकड़ी, पटलूणी, काठियावाड़ी, बड़ोदरी, चकोतरी, पूर्वी भड़ौची, ऊनावाला, गामड़िया, सुरती, बम्बैया और नागरी शामिल हैं। पंजाबी 5 नदियों यानी सतलुज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम 5 नदियों के प्रदेश को फारसी में पंज-आब यानी पंजाब कहा गया और इस प्रदेश की भाषा को पंजाबी कहा गया। प्रदेश के विभाजन में 2 नदियां रावी और चनाब वर्तमान में पाकिस्तान में चली गईं और भारत में बाकी 3 जो शेष हैं वे रह गईं। पंजाबी भाषी पश्चिम पंजाब से आकर भारत के अनेक भागों में पूर्वी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान आदि में आकर बसे। जहाँ जहाँ ये पंजाबी भाषा भाषी गए वहाँ वहाँ पंजाबी भाषा भी पहुँच गई और इस भाषा के लिए एक अलग क्षेत्र बन गया। सिखों और पंजाब सरकार के प्रोत्साहन ने भी इसके प्रचार प्रसार को व्यापक और सुदृढ़ आधार प्रदान किया। पंजाबी के प्राचीन रूप अथवा इसकी बोलियां लाहौरी, जलंधरी और ओकाड़वी आदि रही हैं।
पश्चिमी पंजाब में अब भी पंजाबी पढ़ी लिखी और बोली जाती है, परंतु वहाँ भी पंजाबी उर्दू फारसी से अब भी अधिक प्रभावित है। भारतीय पंजाबी अपने विशुद्ध भाषिक रूप में विकास कर रहे हैं। इसके दो प्रधान रूप हैं, परिनिष्ठित आदर्श भाषा का रूप और ग्रामीणों की बोलचाल का सरल रूप। इसकी बोलियों में जालंधरी, दोआबी, दोआबी में बिलासपुरी, होशियारपुर और पहाड़ी प्रदेशों की भाषा सम्मिलित है। मालवी और भटियाणी, भटियाणी में बीकानेर, फाजिलका और फिरोजपुर आदि क्षेत्रों की भाषा सम्मिलित है। पंजाबी का एक रूप डोगरी भी है जो जम्मू और कांगड़ा में बोला जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से पंजाबी बहुत प्राचीनतम भाषा है। इसमें वैदिक भाषा के अनेक उच्चरित रूप आज भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके साहित्य की रचना 12वीं शताब्दी से प्रारंभ होनी मानी जाती है और प्रथम कवि बाबा फरीद को माना जाता है। लहंदा, लहंदा शब्द का अर्थ है उतरना या अस्त होना, जो सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयुक्त होता था। इसका अभिप्राय लहंदा सूर्य के अस्तगामी प्रदेश यानी पश्चिम की भाषा से है। ये सारा प्रदेश अब लगभग पाकिस्तान में है। अपने समय में इसे हिंदकी या जटकी कहा जाता था और कुछ क्षेत्रों में इसे उच्ची और मुल्तानी आदि का नाम भी दिया गया था। अबुल फजल ने आईने अखबरी में इस लहंदा भाषा को मुल्तानी कहकर नाम दिया है। कभी इस भाषा भाषी के निवासियों की संख्या करोड़ों में रही है, किंतु सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी गणना में इस संख्या को लगभग 1 लाख के आसपास माना है। शाहपुर जिले की लहंदा परिनिष्ठित भाषा मानी जाती रही है। सिंधी, सिंध प्रांत की यानी सिंधु नदी के तटवर्ती भाग में बोले जाने वाली भाषा को सिंधी कहा गया। जब भारत का विभाजन हुआ उसके पश्चात उस क्षेत्र में अब मुस्लिम लोग बस गए हैं और सिंधी भाषी हिंदू वहां से पलायन करके भारत में आ गए हैं और पूरे भारत में वे लगभग फैल गए हैं। सिंधी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ शाहजी रिसालो है। इसके प्रमुख कवि शाह लतीफ सचल, सामी, कवि अब्दुल करीम आदि प्रमुख हैं। सिंधी भाषा भाषियों में मुसलमानों की संख्या अधिक होने पर भी इस भाषा पर अरबी फारसी का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा है। इसकी बोलियों में बिचौली, बरेली, लासी, लोहड़ी और कच्छी, मध्य सिंध में बोले जाने वाली बिचौली ही यहाँ की परिनिष्ठित भाषा है। उड़िया, लगभग 60,000 वर्ग मील उड़ीसा, दक्षिण पश्चिमी मेदिनीपुर जो कि बंगाल का हिस्सा है, टेक्काली, उद्यानखंड, इच्छापुर तथा तरला जो कि आंध्र प्रदेश के हिस्से हैं, सिंहभूमि, राउरकेला और खरसुआ जो कि बिहार के हिस्से हैं और रायगढ़ तथा बस्तर जो कि मध्य प्रदेश के हिस्से हैं। इनमें बोली जाने वाली इस भाषा को ओरिया, उरिया, उत्कली, ओडी, ओडिसी या ओडिया आदि नामों से पुकारा जाता है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था और इसी रूप में यह कलिंगी थी। उड़िया भाषा का प्राचीनतम रूप अनंत वर्मा के उर्जेम शिलालेख में मिलता है। इस भाषा के प्राचीन साहित्यकारों में लुइपा, शबरपा, सारला दास, बलराम दास और जगन्नाथ दास आदि प्रमुख हैं। आधुनिक काल में इसका साहित्य पर्याप्त संपन्न हो गया है। उड़िया की एक अपनी लिपि है जो कि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित हुई है और तेलुगु लिपि का भी प्रभाव वह लिए हुए है। इसकी उपभाषाएं या बोलियां जिनमें परिनिष्ठित भाषा के रूप में कटकी, गजामी, संभलपुरी और भत्री
ये भाषाएं शामिल हैं। सिंहली, श्रीलंका के सिंघल द्वीप दक्षिणी भागों में बोली जाने वाली यह भाषा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विजय नामक राजा के साथ गए कुछ भारतीयों के साथ वहां पहुंची। सिंहली का अधिकांश साहित्य नष्ट हो चुका है। इस समय इस भाषा में 10वीं शताब्दी के आसपास का साहित्य मिलता है। अपने विकास में आर्य भाषाएं जहां एक दूसरे से प्रभावित होती रही हैं, वहां सिंहली सभी प्रकार के प्रभावों से लगभग मुक्त रही है। नेपाली, नेपाल में बोली जाने वाली पूर्वी पहाड़ी भाषा को नेपाली कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम गोरखाली या गुरखाली भी है। इस नाम का आधार नेपाल के शासकों के मूल स्थान का गोरखा होना कहलाता है। भारत में बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र में भी यह भाषा बोली जाती है। नेपाली सारे नेपाल की भाषा न होकर नेपाल के शासकों और शासितों की भाषा है। यहाँ आदिवासी नेवारी भाषा का प्रयोग करते हैं। नेपाली भाषा का प्राचीनतम रूप 1543 ईस्वी के एक ताम्रपत्र से मिलता है। प्रेम निधि पंत इसके प्राचीनतम कवि माने जाते हैं। पुराने कवियों में रामायण के रचयिता भानुदत्त को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। नेपाली की लिपि देवनागरी ही है और इसकी 5 बोलियां हैं पाल्या, वही, कुशवार, बेनवार और गोरखी। आधुनिक काल में नेपाली में गद्य पद्य की अनेक विधाओं का समुचित विकास दिखाई पड़ रहा है। असमिया, असमिया का प्राचीनतम रूप 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में हेम सरस्वती द्वारा लिखित प्रहलाद चरित्र नामक काव्य ग्रंथ में मिलता है। हेम सरस्वती को ही असमिया का प्रथम कवि भी माना जाता है। प्राचीन असमिया साहित्यकारों में अन्य जो नाम उल्लेखनीय हैं उनमें बलदेव, माधवदेव, शंकरदेव और पीताम्बर प्रमुख हैं। असमिया की अपनी लिपि है जो कि बंगला की अपेक्षा मैथिली लिपि के काफ़ी नज़दीक है। इसकी अधिक बोलियां नहीं हैं। इस कारण से इस भाषा का बांग्ला से प्रभावित होना बहुत माना जाता है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन तो इसे बांग्ला की बोली कहे जाने पर आपत्ति बिल्कुल भी नहीं करते। इसकी कुछ बोलियां हैं मयांग, विमनुपुरिया, गारो और झरबा। यहाँ यह कहना समीचीन रहेगा कि इसमें गद्य और इतिहास के बहुत से व्यवस्थित ग्रंथ पर्याप्त प्राचीन काल से सुलभ रहे हैं। बंगाली, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बोली जाने वाली बंगाली भाषा के अन्य नाम हैं बंगला, गौड़ी और गोल्ली। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इस भाषा की उत्पत्ति 950 ईस्वी से मानते हुए इसके इतिहास को 3 भागों में बांटा: प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। प्राचीन काल के लेखकों में वे माइकेल मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि को विशेष रूप से उल्लेखनीय मानते हैं। बंगाली और हिंदी ने एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित किया है। आज बंगाली बहुत संपन्न भाषा है। इसी भाषा के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार नोबल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस भाषा की उपभाषाएं हैं सिलहरिया, चाकमा, बाट्टे, राजवंशगी, सिरीपुरिया, खड़ियाछार और सराकी। जिप्सी, घुमक्कड़ों और खानाबदोशों की इस भाषा को जिप्सी कहा जाता है और कुछ लोग इसे हबूड़ी, रोमनी, बंजारा या बंजारी भी कहते हैं। भारतीय समुदाय में कुछ जातियां एक स्थान पर न टिककर इधर उधर आजीविका के लिए घूमती रहती हैं। उनकी भाषाओं का अन्य भाषाओं से प्रभावित होना स्वाभाविक सा है।
इस समय ये भाषाएं आर्मेनिया, तुर्की, सीरिया, ईरान, रूस, इटली, फ्रांस और वेल्स आदि बहुत सारे अनेक देशों में भी बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1 लाख से भी कम है। आज भाषा वैज्ञानिकों ने इस भाषा में मिलने वाले विभिन्न भाषाओं के विश्लेषण के आधार पर इन लोगों की यात्रा के पथ का भी निर्णय कर लिया है। हिंदी शब्द मूलतः सिंधु से संबद्ध है। सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद बनकर देश के व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। इसी हिंद में ईरानी का इक प्रत्यय लगकर हिंदी शब्द बना, जिसका अर्थ था हिंद का। हिंद का ही परिवर्तित रूप वाला शब्द हिंदी है, जो विशेषण से संज्ञा शब्द बन गया है। हिंदी शब्द का एक प्रयोग तो भारत में बोली जाने वाली सभी आर्य भाषाओं के लिए होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हिंदी शब्द राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली आदि को अपने अंदर समेटे हुए है। हिंदी शब्द का दूसरा भाषा वैज्ञानिक प्रयोग 8 बोलियों तक सीमित होकर रह गया, जिनमें प्रमुख हैं ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हिंदी शब्द का तीसरा सीमित और संकुचिततम प्रयोग खड़ी बोली है, जो आज भारत राष्ट्र की राजभाषा है तथा साहित्य और लोक व्यवहार की भाषा भी है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हिंदी का क्षेत्र उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक से फैला हुआ है। पूर्वी पंजाब का पूर्वी भाग, हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा भाग, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस सारे के सारे भूभाग को पश्चिमी और पूर्वी हिंदी नाम से 2 भागों में विभाजित किया। पश्चिमी हिंदी में उन्होंने जिन बोलियों को समाहित किया उनमें हिंदुस्तानी, पांघरू, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली को रखा तथा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत उन्होंने इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों को समाहित किया। इस प्रकार अवधी के साथ ही बनारस जिले के मिर्जा मुराद थाने के बाद भोजपुरी का क्षेत्र है। भोजपुरी में पूर्वी हिंदी की प्रायः सभी विशेषताएं मिलती हैं, पर डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थान की, मैथिली बिहार की, मगही बिहार की और भोजपुरी को हिंदी क्षेत्र से बाहर माना। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने भी उनके इसी मत का समर्थन किया है। धन्यवाद।